चलिए आज हम साइंस के बहुत ही खूबसूरत पार्ट के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट इज नोन एज फिजिक्स। तो फिजिक्स को समझने से पहले मुझे इसका मतलब पता होना चाहिए कि फिजिक्स एक्चुअल में होती क्या है और फिजिक्स को कहां से लिया गया है। एक्चुअली जो हमारे को लिया गया था फ्यूसिस, एक ग्रीक वर्ड था, फ्यूसिस एक ग्रीक वर्ड था, वहां से लिया गया इस फिजिक्स को और इसका मतलब होता है नेचर। देखिए हमारे आसपास के जितना भी जो एनवायरनमेंट है या फिर जो भी हम नेचर की बात करें, इसकी जब भी हम स्टडी करते हैं या इसके अंदर में जितने भी फिनोमेनाज होते हैं, यानी कि जितने भी नेचुरल फिनोमेनाज होते हैं, उनके बारे में जब हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो उस पूरे पोर्शन को, उस साइंस के उस पर्टिकुलर पोर्शन को हम किस नाम से जानते हैं? एग्जैक्टली फिजिक्स के नाम से जानते हैं। इसीलिए इस पूरे का नाम पड़ गया क्या? फिजिक्स। ठीक है, यानी कि फिजिक्स बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब क्या होता है? फ्यूसिस। और फ्यूसिस को हम अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहें तो बोलते हैं नेचर। तो बेसिकली हमारे पास में फिजिक्स डील करेगा किससे? नेचर और नेचुरल फिनोमेनाज से। जितने भी नेचुरल फिनोमेनाज होंगे, अब फिनोमेनाज से मतलब क्या होता है? फिनोमेना से मतलब ये होता है कि लेट अस सपोज कि आपने देखा होगा कि मैं ऊपर से एक पत्थर हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको मैं ऊपर से ड्रॉप करता हूं तो वो कहां जाएगी? बिल्कुल सही कहा, नीचे की तरफ में जाएगी। यानी कि ऐसे नेचुरल फिनोमेनाज है, यानी कि आपने कुछ नहीं किया इसके अंदर में, लेकिन नेचर ने क्या किया? नेचर की एक प्रॉपर्टी आ गई, एक फिनोमिना आ गया कि इस बॉडी को क्या करेगा? वो अपनी तरफ में अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो ठीक इसी तरह से बहुत सारे नेचुरल फिनोमेनाज होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, आपने पढ़ा है अपनी स्कूलिंग लेवल पे कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो जब हम 9th क्लास के अंदर में पढ़ेंगे तो हमें बेसिकली इसके रीजंस के बारे में पता चलेगा। जैसे कि यहां पर हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे तो क्या लॉज हैं उनके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो यानी कि आप कह सकते हो कि फिजिक्स बेसिकली डील करेगा नेचर से, और नेचर में होने वाले जितने भी नेचुरल फिनोमेनाज हैं उनसे डील करने की क्या करेंगे? हम कोशिश करते हैं फिजिक्स के अंदर। ठीक, अब फिजिक्स को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो आपके 9th लेवल पे 8th लेवल तक आपने पढ़ा होगा तो इसको कंबाइंड साइंस के रूप में पढ़ा होगा। लेकिन जब हम 9th क्लास में एंटर करते हैं तो हम इसके पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर में। ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा एक मैं कहूँ कि मार्क्स कंटेंट होंगे इसके अंदर में। 25 to 30 मार्क्स आपके एग्जाम में आते हैं पर्टिकुलर फिजिक्स के अंदर से। तो 9th क्लास में हम किन किन यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे उनको एक बार देख लेते हैं, ब्रीफली ओवरव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा जब हम पढ़ेंगे इसके अंदर में, दैट इज मोशन। यानी कि मोशन के बारे में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर आपका मोशन आता है। दूसरा चैप्टर जो आता है दैट इज न्यूटन, NLM के नाम से जानते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जब हम पढ़ लेंगे, इन चीजों से हम बेस तैयार कर लेंगे, देन वी विल गो टू ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के ऊपर जाएंगे और जब ग्रेविटेशन के पढ़ लेंगे देन वी विल गो टू द डिफरेंट, इससे थोड़ा सा अलग जाएंगे, जो कि क्या होगी हमारे पास में? वेव थ्योरी होगी। यानी कि वेव्स होंगी या फिर साउंड वेव्स के बारे में बात करेंगे। यहां पर वेव्स हमारी कौन सी होंगी? साउंड वेव होंगी। और ये सब पढ़ने के बाद में लास्ट हमारे पास में इन सबसे अलग एक टॉपिक आएगा, दैट इज हीट। तो 9th के अंदर में हमें बेसिकली इन्हीं 5 टॉपिक्स को पढ़ना होता है। तो इनको पढ़ने से पहले मैं अब शुरुआत करता हूं। पहला जो हमारा चैप्टर आएगा दैट इज नोन एज मोशन। यानी कि पहला जो चैप्टर होगा वो हमारे पास में क्या होगा? मोशन। इसको बहुत ही अच्छे से हम डिस्कस करेंगे और इससे आपका क्या करूंगा मैं? बेस तैयार करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि बेस आपका तैयार हो गया, मान लो आपने मोशन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तो मोशन पढ़ लिया तो आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को बहुत इजीली लगा लोगे, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि क्या रेस्ट होता है, क्या मोशन होता है, क्या हमारे पास में डिस्टेंस होती है, क्या डिस्प्लेसमेंट होती है। यानी कि आप बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में यहां पर बहुत अच्छे से जान जाओगे। उसके बाद में हम कहां पर जाएंगे? देन वी विल गो टू ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के अंदर में जब फोर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे तो फोर्स के पढ़ने के बाद में ग्रेविटेशन को बहुत इजीली से समझ लेंगे, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होंगी। और फिर हमारे पास में तो बहुत ही सेपरेट चैप्टर्स आ जाते हैं, एक साउंड आता है और एक हमारे पास में हीट आता है। साउंड बेसिकली वेव्स जो हमारे पास में आएंगी, किस तरह की वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्सल वेव्स, इनके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। हम बोल रहे हैं तो क्या किस तरह की वेव्स आ रही हैं। अगर मैं एक वैक्यूम क्रिएट कर दूं और वहां पर मैं बोलने की कोशिश करूं तो क्या आप लोग मेरे को सुन पाएंगे? ठीक,
इसी तरह से हम चीजों को डिस्कस करेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं प्रैक्टिकली ये चीजें दिखाने की कोशिश करूं। तो हम वेव के बारे में पढ़ेंगे, देन वी गो टू द लास्ट चैप्टर दैट इज हीट। हीट के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो आप लोगों की भ्रांतियां हैं दिमाग में कि कोई गर्म चीज ही हमारे पास में क्या होती है, हीट होती है, नहीं, ठंडी चीज को भी हम हीट ही बोलते हैं। लेकिन वो किस टर्मिनोलॉजी में पढ़ेंगे, वो जब हम इस चैप्टर के ऊपर में आएंगे, जब इसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो पहला जो चैप्टर है दैट इज नोन एज मोशन, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मोशन बेसिकली हमारी काइनेमेटिक्स जो ब्रांच होती है उसके अंदर में हम इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला मैं डालता हूं काइनेमेटिक्स, यानी कि फिजिक्स का एक पार्सन होता है, एक पोर्शन होता है दैट इज नोन एज काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है, ये भी एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब क्या होता है, काइनिमा, काइनिमा, और इसका मतलब होता है मोशन। यानी कि आप बेसिकली काइनेमेटिक्स जो हमारा फिजिक्स का पोर्शन होता है, जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जब हम 9th में एंटर करते हैं, तो सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना पड़ता है, काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स बेसिकली क्या बात, काइनेमेटिक्स के अंदर में हम बेसिकली क्या डील करते हैं, हमें ये देखना पड़ेगा। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है मोशन, यानी कि जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के मोशन की बात करते हैं, अभी हम समझेंगे कि क्या मोशन होता है, क्या रेस्ट होता है, दो टर्मिनोलॉजी आएंगी, उनमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, उनको आज बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली काइनेमेटिक्स जो होती है वो मोशन के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करती है। तो यहां पर जब भी हम मोशन की स्टडी करते हैं तो उसको फिजिक्स की एक ब्रांच बोला जाता है जिसका नाम क्या होता है, मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स की अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो इसका डेफिनेशन ये होगा, इट इज डिफाइंड, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट और पार्टिकल। फिर से बोलूं, ठीक, लिख लीजिए, इट इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल। वेरी गुड, ठीक है। तो यानी कि ये बेसिकली मैकेनिक्स जो है हमारे पास में, वो डील करता है किसके साथ में, कि किसी की बॉडी का क्या मोशन होगा उसके बारे में डिस्कस करता है। अब इसको भी हम 3 ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हैं। मैकेनिक्स होता है, उसको 3 ब्रांचेस में हम डिवाइड कर देते हैं। पहला मेरे पास में आता है स्टैटिक्स, दूसरा मेरे पास में आता है काइनेमेटिक्स, और तीसरा मेरे पास में निकल के आता है दैट इज डायनामिक्स। तो एक एक को लेकर हम बात करते हैं कि स्टैटिक्स के अंदर में हम क्या बात करते हैं, और हम काइनेमेटिक्स के अंदर में क्या बात करते हैं, और हमारे पास में डायनामिक्स जो होती है उसके अंदर में क्या बात करते हैं। तो जब भी हम स्टैटिक्स का बात करते हैं तो स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टैट, यानी कि एक जगह पे रुका हुआ, यानी कि जो उसकी पोजीशन है वो वहीं पर रुका हुआ है, या फिर वो किस पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम की स्टेट के अंदर में। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जब भी हम किसी भी बॉडी को स्टडी करते हैं जब वो रेस्ट में होती है, तो उसको हम स्टैटिक्स ब्रांच बोलते हैं, किसकी, मैकेनिक्स की। फिर अगली ब्रांच पर हम आते हैं काइनेमेटिक्स के बारे में। तो काइनेमेटिक्स क्या होता है, देखो काइनेमेटिक्स के अंदर में हम बात करते हैं बॉडी के मोशन के बारे में, बॉडी के मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन हम ये डिस्कस नहीं करते कि ये बॉडी के अंदर में जो मोशन आया है उसके पीछे क्या रीजन रहा है। तो यहां पर हम सिर्फ एक रिलेशन सेटअप करते हैं, एक रिलेशन सेटअप की जाती है किस किस के अंदर में, हमारी 4 बेसिकली क्वांटिटीज आएंगी। कौन कौन सी, हमारी आएगी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो ये 4 क्वांटिटीज होंगी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट। इनके बारे में हम पूरे काइनेमेटिक्स के अंदर में डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से इनको डिस्कस करवाऊंगा मैं आपसे, और आपके प्रैक्टिकल लाइफ से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इनके बीच में सिर्फ क्या बताता है, ये एक रिलेशन बताता है कि क्या रिलेशन होंगी, यानी कि आप कह सकते हो कि इसके अंदर में हम डील करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से। जो हमारे पास में 3 इक्वेशंस आएंगी उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कौन सी ब्रांच के अंदर में, काइनेमेटिक्स के अंदर में। और तीसरा मैं बात करूं डायनेमिक्स, तो डायनेमिक्स बेसिकली बॉडी के मोशन के बारे में ही बताता है, बॉडी के मोशन के बारे में बताएगा, लेकिन ये इसके पीछे क्या खोज रहा है उसके बारे में भी डिस्कस करना शुरू कर देता है इसके अंदर। यानी कि आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है, वो मूव करना शुरू कर गई है, ठीक है, आपको नहीं पता कि आपके कैसे वो मूव करना शुरू गई है। जैसे मैं बात करूं, यहां पर मेरे पास में मार्कर है, इस मार्कर को मैं यहीं के यहीं रख लेता हूं,
ठीक है। अब यहां पर क्यों रुका? क्योंकि इसके पास में क्या है, इक्विलिब्रियम फोर्सेज लगी हुई, यानी कि जितनी फोर्स मैंने ऊपर से लगा रखी है इतनी फोर्स क्या लग रही है, नीचे की साइड में लग रही है। तो यहां पर क्या कर रखा है, मैंने इसको बैलेंस कर रखा है, और बैलेंस करने से क्या हो गई है, ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ गई है, और उस स्टेट को हम क्या बोल देंगे कि बॉडी कहां पर आ गई है, रेस्ट में आ गई है। तो यानी कि आप कह सकते हो कि स्टैटिक जो है मैकेनिक्स की वो ब्रांच होती है, वो पार्ट होता है जिसके अंदर में बॉडी रेस्ट में होती है, और सीधा हम कह सकते हैं कि हम बात करते हैं किसकी, इक्विलिब्रियम स्टेट्स के बारे में। तो जब भी हम इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में बात करेंगे तो हम कहेंगे कि हम स्टैटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम काइनेमेटिक्स के अंदर में घुसेंगे तो हम बात करेंगे कि हम मोशन तो है बॉडी के अंदर में, बॉडी चल तो रही है, लेकिन उसके पीछे क्या रीजन है हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करते। तो यहां पर केवल रिलेशन हम सेटअप करते हैं किसमें, वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में, टाइम में और डिस्प्लेसमेंट के अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि हमारे पास में डायनेमिक्स जो है, डायनेमिक्स क्या करेगी, डायनेमिक्स बेसिकली बात करेगी कि बॉडी मोशन में तो है लेकिन उसके पीछे क्या कोज रहा है, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगी हमारे पास में, जो भी न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस की होती है, न्यूटन्स जो लॉ होते हैं उनके बारे में हम बेसिकली इसके अंदर में डील करते हैं। कौन सी ब्रांच में, डायनेमिक्स के अंदर में। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, अब जैसे हमने ये पढ़ लिया है तो यहां पर तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास में निकल के आए कि एक रेस्ट और एक बार मैंने कहा मोशन, यानी कि यहां पर मैंने कहा रेस्ट में है बॉडी और यहां पर मैंने क्या कहा, मोशन में है बॉडी। क्या कोई भी बॉडी परफेक्टली रेस्ट में होती है? क्या कोई बॉडी परफेक्टली रेस्ट में है या मोशन में है? चलो एक एग्जांपल करके देखते हैं। मान लो मेरे पास में मार्कर है, इस मार्कर को मैं यहां से लेके चल रहा हूं और मैंने आपसे पूछा कि भाई ये बताओ कि ये मार्कर जो है वो रेस्ट में है या मोशन में है। वेरी गुड, आप सबने जवाब दिया कि ये तो मोशन में है जी। ठीक है, अभी आपके दिमाग में जो आइडिया आया है, जो आपने मेरे को आंसर दिया, थोड़ी देर के लिए आप उस आंसर को अपने दिमाग में सेट करके रख लीजिए। हम थोड़ी देर में उसके आइडिया को चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास में निकल के आते हैं, यहां पर आप कर दें इसको। ठीक, तो हमारे पास में दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स निकल के आई है कि हमने एक बार रेस्ट के लिए बोला और एक बार मेरे को मोशन के बारे में बोला। बेसिकली हम इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ क्यों रहे हैं, हमें ये देखना पड़ेगा कि हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में क्यों जानना चाह रहे हैं। हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में इसलिए जानना चाह रहे हैं कि हम ताकि ये समझ लें कि क्या रेस्ट होता है, क्या मोशन होता है और किस ब्रांच के अंदर में हम इसको डिस्कस करते हैं। बाद में जाके हम बार बार इन चीजों को रिपीट नहीं करेंगे, आप बाय डिफॉल्ट समझ लेंगे कि कौन सी बॉडी रेस्ट में है, कौन सी मेरे पास में मोशन में। तो दो टर्म यहां पर मैं लिख रहा हूं, फर्स्ट मैं लिख रहा हूं क्या, रेस्ट, और सेकंड यहां पर लिख रहा हूं क्या, मोशन। देखो कोई भी बॉडी है, इसके अंदर मैं दो कीवर्ड दूंगा आपको, दो कीवर्ड दूंगा कि बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन डज नॉट चेंज। वेरी गुड, पोजीशन डज नॉट चेंज। दूसरा, पोजीशन चेंजेस। अब बहुत से लोगों के दिमाग में आया जी ये तो इनकम्प्लीट है डेफिनेशन। बिल्कुल इनकम्प्लीट है ये डायरेक्ट हमारे पास में जो मैंने डेफिनेशन दी है, क्योंकि इसके अंदर में मैंने ये नहीं बताया आपको कि मैं किसके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन को चेक कर रहा हूं। ठीक है, यानी कि आप बोलोगे कि पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, या फिर कोई भी जिसको हम रेफरेंस पॉइंट मान के चल रहे हैं, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग और विद पासेज ऑफ टाइम। तो हमने डेफिनेशन लिख दिया किसका, रेस्ट का। अगर मैं बात करूं मोशन की, तो मोशन के अंदर क्या आएगा, पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद पासेज ऑफ, वेरी गुड, पासेज ऑफ टाइम। अब देखिए इसके अंदर में कीवर्ड उठाते हैं कि हम इस डेफिनेशन को समझाना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर में क्या क्या हमारे पास में कीवर्ड हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेरे पास में कीवर्ड आया है वो मेरे पास में आया पोजीशन, तो मुझे सबसे पहले पोजीशन को समझना होगा। फिर मेरे सामने एक कीवर्ड दूसरा आया, दैट इज सराउंडिंग, इस सराउंडिंग को समझना होगा। और तीसरा जो मेरे पास में पॉइंट आया वो आया है टाइम। तो इन तीन कीवर्ड को हम समझ लेंगे तो ये डेफिनेशन या फिर हम जहां भी इन फ्यूचर इन चीजों को यूज करेंगे वो बहुत इजीली आप समझ जाओगे। तो पहले बात करते हैं पोजीशन के बारे में। तो पोजीशन का मतलब होता है कि आप मान लो मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, मेरी बोर्ड से कितनी दूरी है, मान लो x सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है, जो भी है आपसे, ठीक है। इस बोर्ड से मैं 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़ा हुआ हूं,
ठीक है, इससे मैं उस दीवार, जो मेरे सामने दीवार है, वहां से मैं मान लो 10 सेंटीमीटर दूर खड़ा हुआ हूं, तो मेरी पोजीशन क्या हो गई है, फिक्स हो गई है। इस बोर्ड से मैं 5 सेंटीमीटर पे हूं और वहां जो दीवार है उससे मैं 10 सेंटीमीटर पे हूं। ठीक है, तो ये मेरी क्या हुई, एक पोजीशन आ गई है। किसके रिस्पेक्ट में, इधर से बोर्ड के रिस्पेक्ट में मैंने कर लिया और उधर से सामने मैंने दीवार के रिस्पेक्ट में बात कर ली। तो यहां पर मेरी पोजीशन का मतलब होता है कि आप जिस पॉइंट पर खड़े हुए हैं और आप जिसको अपना रेफरेंस मान के चल रहे हैं। मैंने एक बार मैंने इस दीवार को रेफरेंस माना है सामने जो मेरे, और एक बार मैंने इस बोर्ड को एक रेफरेंस मान के चला है। ठीक है, तो आपकी पोजीशन, ये सराउंडिंग का मतलब हो गया। जिसको आप रेफरेंस पॉइंट मान के चल रहे हैं वो उसके क्या हो गए, सराउंडिंग हो गए। अगर आपकी पोजीशन में आज देखो, मैं कल देखो यहीं पर खड़ा रहूं, परसों में देखोगे तो भी यहीं खड़ा रहूं, अगले दिन देखो तो भी यहीं खड़ा हुआ हूं, यानी कि क्या हो रहा है, मेरी पोजीशन यहीं की यहीं है, लेकिन क्या हो रहा है, टाइम बीतता जा रहा है। यानी कि आपके पास में जो टाइम है, जो आप बोल रहे हैं कि आज भी देखूं, कल भी देखूं, 1 घंटे बाद देखूं, 2 घंटे बाद देखूं, यानी कि टाइम भी उसका चेंज हो रहा है और पोजीशन उसकी चेंज नहीं हो रही है। किसके रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या कहोगे, बॉडी किस में है, रेस्ट में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, चलो उसको आने से पहले मैं आपको मोशन के बारे में और बात कर लेते हैं। कि मान लो मेरी पोजीशन है, इसके अंदर में भी वही कीवर्ड है हमारे पास में, क्या, पोजीशन, फिर क्या है हमारे पास में, सराउंडिंग, और लास्ट हमारे पास में क्या है, टाइम। यही 3 कीवर्ड हमारे पास में यहां पर आए। तो इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि पोजीशन यानी कि मैं जिस लोकेशन पे हूं, या फिर जिस भी ऑब्जेक्ट के बारे में आप बात करना चाह रहे हैं। जैसे आपने देखा कि आपके घर के बाहर एक ट्रक खड़ा हुआ है या कोई बस खड़ी हुई है, ठीक है, आज भी वहीं खड़ी हुई है आपके घर के सामने, ठीक है, कल भी वहीं खड़ी हुई है आपके घर के ही सामने, थ्रू आउट द डे भी वहीं खड़ी हुई है। यानी कि आपके घर के रेस्पेक्ट में, यानी कि उसके लिए आपका घर में रेफरेंस पॉइंट मान के चल रहा हूं, उसके रेस्पेक्ट में वो बस वहीं की वहीं खड़ी हुई है, आज भी वही है, कल भी वही है और परसों भी वहीं खड़ी रहेगी, बाद में भी खड़ी रहेगी, जैसे जैसे हम उसका ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे। हमने 3 दिन का ऑब्जर्वेशन देखा तो बस जो थी वहीं की वहीं खड़ी हुई है। तो हम क्या बोलेंगे कि बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सराउंडिंग में हम सिर्फ और सिर्फ उस रेफरेंस पॉइंट की बात कर रहे हैं जिसके कंसिडरेशन में हम इसको अज्यूम करके चल रहे हैं, और टाइम बीतता जा रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलेंगे कि वो रेस्ट में है, और जब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो हम कहेंगे कि बॉडी किस में है, मोशन में। चलिए अब बात करते हैं, वही मैं बात करूं मार्कर के रिस्पेक्ट की। मैं लेके चला ये मार्कर मेरे साथ में, मैंने पूछा भाई आप ये बताओ मेरे को कि ये मार्कर रेस्ट में है या मोशन में है। तो अभी भी बहुत सारे बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं रेस्ट में है और कुछ बोल रहे हैं मोशन में। आप दोनों लोग सही है, लेकिन भाई आप ये तो पूछ लेते मेरे से एटलीस्ट कि ये किसकी रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो, इसकी सराउंडिंग कौन सी है। अब मैं आपको देता हूं कि अब बताओ मेरे को कि ये मार्कर मेरी रिस्पेक्ट में किस में है। तो आपने कहा कि ये तो क्या हो गया, ये तो रेस्ट में है। क्यों, क्योंकि मेरे से ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस बनाए हुए है मार्कर, यानी कि मैं यहां पर भी चल रहा हूं, पीछे आ रहा हूं तो भी ये इतनी दूरी पे मेरे से, और पीछे जा रहा हूं तो भी इतनी दूरी पे। यानी कि इस मार्कर की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में, मेरे रिस्पेक्ट में। यानी कि इस मार्कर का सराउंडिंग कौन है, मैं हूं, सराउंडिंग। टाइम बीतता जा रहा है, आपने 1 मिनट पहले देखा, 2 मिनट पहले देखा, 3 मिनट बाद देखा, या जैसे भी देखा आपने, तो टाइम बीतता जा रहा था। तीसरा पॉइंट आ गया हमारे पास में। अगर पोजीशन चेंज हो गई तो बोल देंगे हमारे पास में मोशन में आ गया, पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो रेस्ट में आ गया। लेकिन इसी टाइम पे जब मैं इस मार्कर को लेके चल रहा था, मैंने अब आपसे पूछ लिया भाई मेरे रिस्पेक्ट में नहीं, आप अपने रिस्पेक्ट में बताओ। तो आप सब मेरे सामने बैठे हुए हैं जैसे, तो आपके सामने क्या हो रहा है, पहले मैं आपसे इतनी दूरी पे था, मान लो ये मेरे पास में 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर मैंने मान लिया। अब मैं यहां पर चला गया, 25 सेंटीमीटर हो गया मान लो, और आगे चला गया 30 सेंटीमीटर हो गया मान लो। तो क्या हो रहा है, आप सबके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। अगेन टाइम भी चेंज हो रहा है। ठीक है, इस कीवर्ड को बिल्कुल मत छोड़ना कि पोजीशन चेंज हो रही है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। सराउंडिंग कौन है, आप सब है, या फिर जिसको भी हम कंसीडर कर रहे हैं, जो भी हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, मोशन की डेफिनेशन होगी। जैसे उसी बस का मैं एग्जांपल लेता हूं, जो बस आज आपके घर के सामने खड़ी हुई थी, एक टाइम पे वो रेस्ट में थी, आज आपने उसको ऑब्जर्व किया, कल आपने ऑब्जर्वेशन देखा कि उसकी क्या हो रही है, वो तो जा रही है आपके घर से, यानी कि आपने उसको रेफरेंस माना था अपने घर के पास का, तो घर से क्या हो रही है, बस आपकी रवाना हो चुकी है, जा चुकी है, मूव करती हुई जा रही है, यानी कि अपनी पोजीशन को चेंज करते हुए जा रही है। तो
क्या हुआ यहां पर, उसके पास में मोशन आ गया। अब ये बताइए कि क्या कोई बॉडी एक ही टाइम पे रेस्ट में हो सकती है या मोशन में हो सकती है? तो हम यहां से ये कह सकते हैं, किसी को भी हम परफेक्ट या एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं कह सकते, किसी को हम एब्सोल्यूट मोशन में नहीं कह सकते। हमें अगर डिफाइन करना है तो हम सिर्फ एक रिलेटिवली चीज बता सकते हैं कि ये मोशन में है किसके रेस्पेक्ट में, ये रेस्ट में है किसके रेस्पेक्ट में। आई होप आपको ये रेस्ट और मोशन का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। बात आई कि हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है भाई, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हम स्टैटिक्स के अंदर में रेस्ट के अंदर में बात करते हैं, जब हम काइनेमेटिक्स के अंदर में चले जाते हैं तो मोशन के बारे में बात करते हैं, और जब हम चले जाते हैं कौन से में, हमारे डायनेमिक्स के अंदर में, तो मोशन के कोज के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं बार बार आपको, जब मैं डायनेमिक्स आपके पढ़ाऊंगा, काइनेमेटिक्स आपको पढ़ाऊंगा, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मैं रेस्ट किसको बोल रहा हूं, मोशन किसको बोल रहा हूं। आपको दिमाग में आना चाहिए, जब हम इक्वेशन और मोशंस वहां पर यूज करेंगे, जब हम कौन सी पार्ट पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, तो वहां पे हम इक्वेशन और मोशन पढ़ना शुरू करेंगे, तब मैं बार बार आपको बोलूंगा कि ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि रेस्ट तो परफेक्ट होता नहीं है, तुरंत ही आना चाहिए कि रेस्ट पे है, लेकिन हम किसी को रेफरेंस मान के चल रहे हैं, तो उसके रेफरेंस के रिस्पेक्ट में वो क्या है, मेरी रेस्ट में है या फिर बॉडी मोशन में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक लास्ट एग्जांपल और लेके देख लेते हैं कि मान लो आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं एक ट्रेन के अंदर में बैठे हुए हैं, दो पैसेंजर हैं, एक आप बैठे हुए हैं और ये आप बैठे हुए हैं ट्रेन के अंदर में, और ये दूसरा पैसेंजर बैठा हुआ है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, आमने सामने बैठे हुए हैं, ट्रेन हमारी जा रही है। क्या इन दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज हो रही है? आंसर इज नो। यानी कि ये दोनों बॉडीज क्या है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, रेस्ट में। मैंने क्या कहा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। लेकिन अभी यहां पर प्लेटफॉर्म से गुजर रही है, और प्लेटफॉर्म से गुजरते हुए यहां कोई पैसेंजर खड़ा हुआ है, और ये बस ऐसे आएगी, ट्रेन हमारी क्या होगी, यहां से मूव करती हुई जाएगी, इसके रिस्पेक्ट में क्या होगी, ये इसके रिस्पेक्ट में, ये जो पैसेंजर खड़ा हुआ था प्लेटफॉर्म पे, इसके रिस्पेक्ट में किस में आ गई है, ये मोशन में आ गई है। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि बॉडी हमारी किस में है, मोशन में है। और जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, जब हम रेफरेंस पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो हम बोलते हैं बॉडी हमारी किस में है, रेस्ट में रहेगी। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम बढ़ते हैं कि थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। जैसे हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में रेस्ट और मोशन जो होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, ये एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। ये डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है, रब कर रहा हूं मैं, तो एक स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टू ईच अदर, देयर आर नो परफेक्ट या फिर एब्सोल्यूट, देयर आर नो एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन। यानी कि एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं, कभी भी एक ही बॉडी रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, टाइप ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। टाइप ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, टाइप ऑफ मोशन ऑफ बॉडी के बारे में बात करते हैं, टाइप ऑफ मोशंस के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर में हम तीन तरह के मोशंस के बारे में बात करेंगे। पहला हमारे पास में आएगा कौन सा, रेक्टिलिनियर या फिर ट्रांसलेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन होगा या फिर हमारे पास में ट्रांसलेटरी मोशन बोल देंगे इसको। दूसरा हमारे पास में आएगा सर्कुलर मोशन, और कौन सा होगा, सर्कुलर के बाद में हम बोल सकते हैं इसको रोटेशनल मोशन या फिर रोटेटरी मोशन भी बोल सकते हैं। तीसरा हमारे पास में कौन सा आएगा, दैट इज ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। तो हम 3-6 मोशंस के बारे में बात करते हैं। दिखने में सारे मोशन एक जैसे लगते हैं कि रेक्टिलिनियर है, ट्रांसलेटरी है, सर्कुलर है, रोटेशनल है। अभी तक हमारे दिमाग में एक इमेज बनी हुई है कि दोनों मोशन, दोनों तीनों हमारे मोशन क्या एक तरह के होते हैं, ये दोनों एक जैसे होंगे, ये दोनों एक जैसे होंगे, ये दोनों एक जैसे होंगे, लेकिन इसके अंदर में डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताना चाहूंगा कि ऑब्जेक्ट्स किस किस तरह के होते हैं। तो हम 2 टाइप के ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं। पहला हमारे पास में ऑब्जेक्ट जो आता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। 2 कंसेप्ट हमारे पास में आता है, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। दूसरा हमारे पास में आता है रिजिड बॉडी।
रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं? पॉइंट मास ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? ठीक है, तो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि मैं एक मार्कर लिया और मार्कर की क्या किया, ऊपर का मैंने उतारा और यहां से मैंने कहा लो जी ये आपके सामने रख दिया, मैंने कहा जी ये पॉइंट मास है। नहीं, ये हमारे पास में परफेक्ट इसकी डेफिनेशन नहीं है। परफेक्ट डेफिनेशन जब हम मोशन के अंदर में बात करते हैं तो हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से देंगे कि हम एक ऑब्जेक्ट जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, जिस ऑब्जेक्ट जिस पार्टिकल को हम कंसीडर कर रहे हैं, अगर वो और उसके द्वारा ट्रेवल की गई दूरी के बीच में कोई कंपैरिजन ना हो, यानी कि आपके पास में एक मार्कर है, ये मार्कर है मेरे पास में, और इस मार्कर को मैं मान लिया मेरे पास में 10 सेंटीमीटर का मार्कर है, इसको मैं 1000 किलोमीटर तक ले गया, इस 10 सेंटीमीटर के मार्कर को मैं 1000 किलोमीटर तक ले गया, तो मेरे को यह बताओ कि इस मार्कर के द्वारा ट्रेवल की गई दूरी क्या इसके कंपैरिजन में है या कंपैरेबल है? आंसर इज नो। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे कि ये मेरे पास में किस तरह का ऑब्जेक्ट है? पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर मैं इसको ये मेरे पास में 10 मीटर का था और 10 सेंटीमीटर का था, इसको मैं थोड़ी दूरी पे लेके जाता, तो क्या कहते हैं कि भाई ये पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं एक ट्रेन का एग्जांपल लेता हूं, एक ट्रेन चली है श्रीनगर से कन्याकुमारी के लिए, तो बताओ क्या वो मेरे लिए पॉइंट मास है या नहीं है? कुछ एक आंसर आ रहा होगा यस, कुछ एक आंसर आ रहा नो। वो पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है। कैसे? देखो यहां से लगभग हम मान लेते हैं कि श्रीनगर से कन्याकुमारी की दूरी लगभग 5 से 6000 किलोमीटर है श्रीनगर से। ठीक है, मान लो 5000 किलोमीटर है, और ट्रेन का जो साइज होता है वो कितना है? 1 किलोमीटर मैक्सिमम होगा। क्या 1 किलोमीटर उसका साइज और उसके द्वारा ट्रेवल किया गया 5000 किलोमीटर क्या एक दूसरे के कंपेरेबल हैं? तो आंसर इज नो। अगर वो नो है तो हम कह सकते हैं कि हम बॉडी को जो कंसीडर कर रहे हैं वो हमारी किस तरह की बॉडी कहलाएगी? एग्जैक्टली पॉइंट मास ऑब्जेक्ट कहलाएगी। यानी कि पॉइंट मास ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जो बॉडी हम कंसीडर कर रहे हैं उसका साइज बहुत छोटा है एज कंपेयर टू उसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल की गई है। तो जब भी हम बात करेंगे, मान लो हम पहला मोशन उठा रहे हैं यहां से, कौन सा? रेक्टिलिनियर मोशन की बात करता हूं, तो रेक्टिलिनियर यानी कि एक लीनियर लाइन में, यानी कि आप बात करो कि एक स्ट्रेट लाइन में चलने वाला मोशन, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है वो यहां से चली है और चलते चलते एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है। कौन सी? फिर से मैं बोलूंगा यहां पर कौन सी ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर रहा हूं? पॉइंट मास। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट को मैंने कंसीडर किया और वो मूव करते हुए आगे जा रही है, तो ऐसे मोशन को बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। अब यहां पर मैं बात करूं ट्रांसलेटरी मोशन की। क्या ट्रांसलेटरी मोशन भी ऐसा ही होता है? बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही होता है। ठीक है, यानी कि वो मोशन भी स्ट्रेट लाइन में चलेगा, लेकिन इसके अंदर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। उस डिफरेंस को समझते हैं। जहां पर मैं पॉइंट मास ऑब्जेक्ट की बात कर रहा था, यहां पर अब रिजिड बॉडी की बात करेंगे। रिजिड बॉडी का मतलब होता है, जैसे मेरे पास में डस्टर है, इस डस्टर के 4 पॉइंट आप कंसीडर कर लो। एक यहां पर कर लो, दूसरा ये पॉइंट कर लो, तीसरा ये पॉइंट कर लो, चौथा पॉइंट ये कर लो मेरे पास में। और इस पॉइंट के बीच में 1 सेंटीमीटर की दूरी है। लेट अस सपोज ये मेरे पास में 2 सेंटीमीटर की दूरी है, फिर 1 फिर 2, ये मेरी टोटल क्या होगी? ऑब्जेक्ट होगी जो मेरे कंसीडरेशन मेरे को लेने थे। अब मैं क्या करता हूं, इस मार्कर को यहां से उठा के आपकी तरफ में ले आया मैं, या फिर इसको मैं क्या करूं, ऐसे घुमा दूं मैं। तो अब ये बताओ यहां पर मेरे को कि जो पॉइंट्स थे क्या उनके बीच की दूरी चेंज हो गई? आंसर इज नो। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि बॉडी हमारी किस तरह की है? रिजिड बॉडी है। यानी कि अगर एक बॉडी को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करवा रहे हो और उसके क्या कर रहे हैं, एज इट इज पूरी बॉडी मूव कर रही है, कोई भी इनके डिस्टोर्शन नहीं आ रहा है इन पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को, ना इसके बीच में आ रहा है, ना यहां पर आ रहा है, ना यहां पर आ रहा है, तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी बोलते हैं। ठीक है, और ये जब भी चलेगी तो अपने सारे पॉइंट्स को एक साथ में लेकर चलेगी। मान लो मैं बात करूं, ये पूरा मार्कर मेरे पास में है आपके साथ, पूरा मार्कर यहां से लेके यहां तक को मैं कंसीडर कर रहा हूं। मैंने कहा कि भाई ये बॉडी मेरे को मूव करवानी है, मैंने इस पे फोर्स लगाया और ये ऐसे चलेगी। क्या है मेरे पास में? रिजिड बॉडी है। आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इसका ये पोर्शन तो यहीं रह गया भाई, यानी कि आपकी इस बॉडी के इतने पोर्शन इधर रह गए, तो आप नहीं कह सकते कि पूरी होल बॉडी वो रिजिड बॉडी है। अगर मैं केवल ये कंसीडर करता तो ये मूव करता हुआ चला जाता तो रिजिड बॉडी कहलाती, लेकिन आप पूरे मार्कर को विद कैप इसको कंसीडर कर रहे हैं, देन वी कैन से ये हमारे पास में रिजिड बॉडी नहीं है। बात समझ आए रिजिड बॉडी का? यानी कि रिजिड बॉडी की जब हम बात करेंगे तो मैं ट्रांसलेटरी मोशन की बात करूंगा। मान लो मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, कुछ इस तरह का है, ये और ये, यहां पे मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे बनाया हुआ है। तो जब भी ये ऑब्जेक्ट चलेगा तो यहां से ये मान लो ए पॉइंट से चलना है इसको और जाना है बी पॉइंट पर, ये बी पॉइंट है इसका।
तो जब भी ये ऑब्जेक्ट यहां पर जाएगा तो पूरा उठकर जाएगा, यानी कि जितने भी पॉइंट इसके अंदर में है वो एज इट इज उठकर जाएंगे। ये पॉइंट इतनी दूरी तय करेगा, नीचे वाला पॉइंट क्या करेगा, इतनी दूरी तय करेगा, ये वाला पॉइंट यहां दूरी तय करेगा, ये वाला पॉइंट इतनी दूरी पे जाएगा, ये नीचे वाला पॉइंट है ये अगेन इस दूरी पे जाएगा। यानी कि आप ये कहोगे कि भाई जितने भी पॉइंट्स थे, मान लो ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये सी पॉइंट था, ये डी पॉइंट था और ये मेरे पास में ई पॉइंट था, ये पांचों के पांचों पॉइंट उठकर कहां पर चले गए हैं, बी पॉइंट पर चले गए हैं। अगेन ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए ए बी सी डी ई। अगर इस तरह का हम मोशन कंसीडर करेंगे कि पूरी बॉडी उठ के जा रही है, मान लो मेरे पास में सामने टेबल रखी हुई है, इस टेबल को मैं खींच के अपनी साइड में लेके आ रहा हूं, क्या टेबल का कोई टुकड़ा टूट के आएगा मेरे साथ में? आंसर इज नो। तो हम कह सकते हैं कि टेबल मेरे लिए किस तरह की है, एक रिजिड बॉडी है। और जब भी रिजिड बॉडी को हम मूव करवाते हैं तो हम कह सकते हैं कि जितने भी पॉइंट्स उसके अंदर में, जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे एक साथ मूव करें, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन के नाम से जानते हैं। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि कोई भी बॉडी, द बॉडी विच इज नॉट ए पॉइंट मास, द बॉडी विच इज नॉट ए पॉइंट मास moving such that all its constituent particles moves simultaneously along parallel straight line and shift through equal distance in given interval of time। तो वही चीज मैंने बताई कि भाई जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली उठकर आ रहे हैं। यहां पर पैरेलली सारे पॉइंट आ रहे हैं, यानी कि एक पॉइंट दूसरे के अंदर में चला गया, नहीं, सारे जो पैरेलल थे पैरेलली पॉइंट उठकर यहां पर आ गए और ये क्या कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं जो भी हमारे पास में गिवन टाइम था। तो बात समझ आई कि क्या हमारे पास में रिजिड बॉडी होती है। ठीक है, तो अगर रिजिड बॉडी आपको समझ में आ गया कंसेप्ट, तो हम यहां पर जो समझेंगे बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए समझना। देखिए अभी मैंने आपके 9th के चैप्टर को पूरा छुआ नहीं है, वहां से अभी मैं शुरुआत नहीं करी है, मैं आपको एक बेस तैयार कर रहा हूं, क्योंकि ये बेस तैयार नहीं हुआ ना तो आपके साथ में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आप समझ नहीं पाओगे। बार बार में कहीं पर आपके साथ में ट्रांसलेटरी मोशन यूज हो जाएगा, कभी आपका रोटेशनल मोशन शुरू हो जाएगा, कहीं आपको वाइब्रेटरी मोशन शुरू हो जाएगा, तो इनमें बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसलिए आपका पहले बेटर है कि बेस तैयार कर लो। और मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर ना केवल बोर्ड लेवल के पढ़ा रहे हैं या फिर आपके स्कूल लेवल के लिए पढ़ा रहे हैं, प्लस आपके कंपटीशन लेवल के लिए भी मैं आपको यहीं पर प्रिपेयर कर दूंगा। यहां से पढ़ने के बाद में आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, जो यहां पर पढ़ा दिया गया वो मोर देन सफिशिएंट है। साथ में आपको जो भी प्रैक्टिस सेट मिलते हैं या फिर जो भी कुछ आपको मिलता है, ठीक है, आप वहां से लगाइएगा और कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। चलिए अब बात करते हैं, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया पॉइंट मास का और रिजिड बॉडी का, तो बहुत इजी हो जाएगा हमारे सर्कुलर और रोटेशनल मास पढ़ने के लिए। ठीक है, तो जब हम बात करें सर्कुलर और रोटेशनल बॉडी के बारे में, तो सर्कुलर और रोटेशनल में जब बात करें तो हम क्या करेंगे, आपको पता है सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि आपके पास में कोई एक ऑब्जेक्ट है और एक पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस पे, यानी कि मान लो r डिस्टेंस है, वहां पे आपने फिक्स कर दिया है और इसको डिस्टेंस को फिक्स करते हुए आपने इसको क्या घुमा दिया। यानी कि आपका हर पॉइंट पे अगर बॉडी को कंसीडर करोगे तो इक्वल डिस्टेंस होगा r, इधर भी जाओगे तो r होगा, यानी कि जिस भी डायरेक्शन में जाओगे हर पॉइंट पे उसका डिस्टेंस कहां से, अगेन रेफरेंस पॉइंट से। रेफरेंस पॉइंट किसको माना मैंने, ये जो सेंटर माना हुआ है, ओ सेंटर जो माना हुआ है, इसको मैंने रेफरेंस पॉइंट माना है। तो हम कहेंगे कि ए पॉइंट पर, चाहे बी पॉइंट पर, चाहे सी पॉइंट पर, चाहे डी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर आप चले जाओ तो ऑब्जेक्ट हमारी क्या कर रही है, एक इक्वल डिस्टेंस पे रोटेट कर रही है इन ए सर्कल। तो हम कहेंगे कि बॉडी के पास में किस तरह का मोशन है, ये रोटेशन सर्कुलर मोशन है। और फिर से मैं कहूंगा किस तरह के ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं, यहां पर हम पॉइंट मास ऑब्जेक्ट को बात कर रहे हैं। अगेन पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है, उसको हम यहां पर कंसीडरेशन में लेकर आ रहे हैं। अब आप बता सकते हैं कि रोटेशनल में क्या होगा। बिल्कुल, रोटेशनल में क्या होगा, हम यहां पर कंसीडर करेंगे रिजिड बॉडी के बारे में, तो उस रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ेंगे और उसके मोशन के बारे में समझेंगे। इसको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में आपको समझाता हूं। ठीक है, आपके सर के ऊपर में पंखा चल रहा होगा, नहीं चल रहा तो भाई देखा तो होगा पंखा चलते हुए। ठीक है,
पंखे को चलते हुए देखा तो बीच में एक रोटर होता है और उसके बाहर क्या होती है, उसकी ब्लेड्स होती हैं। तो जब पंखा घूमता है तो ब्लेड्स भी उसके साथ साथ में घूम रही होती है। ठीक है, आप कंसिडर करना कि क्या ऐसा आपने देखा कि एक पंखड़ी जो है वो जो उसका ब्लेड लगा हुआ है, जो पंखे उसके पास में लगा हुआ है पंखे के, वो क्या करे, पहले गई और जल्दी से घूम के आ गई है। ठीक है, यानी कि आप बात करो कि ये मेरे पास में पंखा है और इसके ये ब्लेड्स हैं, तो ये घूमना शुरू किया ऐसे, तो ऐसा तो नहीं हुआ ना कि ये जो पार्ट बाहर था ये बहुत देर से घूम के आया इसके पास में इधर ओरिजिनल पोजीशन पे, और ये जो इसके सेंटर के पास में था ये बहुत जल्दी घूम के आ गया इसके पास में, और ये बहुत देरी से घूम के आ रहा है, नहीं हो रहा ना। यानी कि अगर बॉडी मूव कर रही है, इसकी जो ब्लेड मूव कर रही है, तो कंप्लीट क्या कर रही है, पूरा का पूरा क्या कर रहा है, बॉडी मूव कर रहा है और ऐसे घूमते हुए सभी जो पॉइंट्स हैं वो एक कंसेंट्रिक सर्किल बनाते हुए इक्वल टाइम में उस डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं। कितने डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, 360 डिग्री करनी है। यानी कि एक बॉडी है वो उसके जितने भी पार्ट हैं, एक रिजिड बॉडी है उसके सारे के सारे पार्ट क्या कर रहे हैं, इक्वल टाइम में जो हमारे पास में गिवन डिस्टेंस है उसको ट्रेवल कर रहे हैं इन ए सर्कुलर पाथ। तो हम बोलते हैं बॉडी किस तरह का मोशन कर रही है, हमारे पास में रोटेशनल मोशन कर रही है। ठीक है, जैसे पंखे की मैंने बात की आपसे, तो पंखा क्या कर रहा है आपके पास सामने, पंखा जो आप घूम रहा है, तो पंख जो उसकी ब्लेड से निकली हुई है, चाहे उसका रोटर हो, हर किसी को क्या घूमना है, 360 डिग्री घूमना है, और पंखा इजीली क्या कर रहा है, 360 डिग्री घूम रहा है, और सारे पॉइंट्स क्या बना रहे हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स बना रहे हैं। और उस कंसेंट्रिक सर्कल का जो सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सल के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हुई कि रोटेशनल मोशन में हम एक रिजिड बॉडी को कंसीडर करते हैं जिसके सारे के सारे पार्ट्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं बात करूं कि जहां पर मेरी पॉइंट ऑब्जेक्ट थी वहां पर हम बात कर लेंगे एक, बिल्कुल कौन सी ऑब्जेक्ट की, यहां पर हम बात कर लेंगे एक रिजिड बॉडी की बात कर लेंगे, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास में रोटेशनल मोशन। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन और हमारे पास में वाइब्रेटरी मोशन के बारे में। तो ऑसिलेटरी मोशन को पढ़ने से पहले यहां पर मैं इसको रब कर रहा हूं सर्कुलर और रोटेशनल मोशन को। तो ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन को पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि भाई ये मोशन होते क्या एक्चुअली। देखिए मैं दो पोजीशन को कंसीडर कर रहा हूं, आपने सिंपल पेंडुलम को देखा होगा, घड़ी होती है जिसके अंदर में एक पेंडुलम होता है कुछ इस तरह का, वो क्या करेगा, एक बार लेफ्ट जाएगा फिर राइट आएगा, लेफ्ट राइट कुछ इस तरह से मूव कर रहा होता है। ओके, तो वो क्या कर रहे हैं उसके अंदर में हम, तो एक मीन पोजीशन है, यानी कि एक पेंडुलम है मेरे पास में, ये मेरे पास में पेंडुलम लगा हुआ है, ये हमेशा क्या रहेगा, अगर आप इसके सेल निकाल दोगे घड़ी के तो क्या करेगा, ये इसी पोजीशन पर रुका रहेगा। यानी कि जिस पोजीशन पे रुक रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी मीन पोजीशन बोलते हैं, मीन पोजीशन बोलते हैं। यहां से क्या करेगा, कुछ दूरी पे इधर जाएगा, ये मान लो ए पॉइंट है, फिर वापसी आएगा, फिर इस पॉइंट पे अपनी मीन पोजीशन पे, और फिर क्या करेगा, इस पॉइंट पे चला जाएगा बी पे। यानी कि अपने मीन पोजीशन के वो टू एंड फ्रो, जैसे बोलते हैं ना कि गोवा टू बॉम्बे, ठीक है, फ्रॉम गोवा टू बॉम्बे आपने बोल दिया, तो वही हमारा फ्रो और टू का यूज होता है। यानी कि आपको फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम बी टू ए, यानी कि इस मोशन को क्या बोल देंगे, टू एंड फ्रो के नाम से हम जानते हैं, या फिर आप बैक एंड फोर्थ के नाम से भी जानते होंगे इसको। यानी कि आप मेन पोजीशन के इक्वल डिस्टेंस में कभी इधर जा रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं, कभी आप राइट में जा रहे हैं, तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं हम, ऑसिलेटरी बोलते हैं। अच्छा अब मैं आपसे पूछूं वाइब्रेटरी मोशन के बारे में बताओ भाई, क्या हुआ, यहां पर भी रिजिड बॉडी यूज करोगे आप लोग, जी नहीं। वाइब्रेटरी के लिए जब हम बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि हमारे पास में जो बॉडी है वो बहुत तेजी से क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है दो पॉइंट्स के बीच में। यानी कि जहां पर जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी या फिर हम ये कहें कि ऑसिलेशन बहुत फास्ट हो रहे हैं, तो हम बोलते हैं बॉडी किस तरह का मोशन कर रही है, ऑसिलेटरी मोशन कर रही है। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, मान लो मैं आपको दो कंसीडरेशन लेके दे रहा हूं, मैंने एक पॉइंट लिया ये और एक पॉइंट लिया ये, दो पॉइंट हो गए, ये मेरे पास में मेन पोजीशन है, दूसरे केस में ये था मेरे पास में, तो अब पॉइंट एक बार यहां आ रहा है और एक बार यहां आ रहा है, यहां पर जाएगा फिर वापसी क्या करेगा, इस जगह पे जाएगा, फिर वापसी आएगा, फिर वापसी यहां चला जाएगा। यानी कि मेन पोजीशन को क्रॉस करते हुए बहुत फास्ट क्या कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है। ठीक है, तो आप कहोगे कि अगर एक पॉइंट बहुत कम एम्पलीट्यूड के साथ में अपनी वाइब्रेशंस कर रहा है या ऑसिलेशन कर रहा है या बैक एंड फ्रो मोशन कर रहा है या फिर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है बहुत फास्टली, तो हम कहेंगे कि किस तरह का मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है। अगर उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, ये एम्पलीट्यूड होता है कि मेन पोजीशन से उस पर्टिकुलर पॉइंट की कितनी दूरी है जहां तक वो जा रहा है, इसको एम्पलीट्यूड बोला जाता है इसका। तो एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा है उसका कहां से, मेन पोजीशन से,
तो वो किस तरह का मोशन करेगा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा। अगर मीन पोजीशन से उसका एम्पलीट्यूड कम है और वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है उसकी, तो किस तरह का मोशन करेगा, वो वाइब्रेटरी मोशन करेगा। बात क्लियर हुई। सिंपल भाषा में हम ऑसिलेटरी को मोशन को इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कोई बॉडी धीरे मोशन कर रही है, यानी कि कम ऑसिलेशंस कर रही है, तो हम बोलेंगे कि वो ऑसिलेटरी मोशन कर रही है। और गिवन टाइम में उसके नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या फिर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, या फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो हम बोलेंगे बॉडी किस तरह का मोशन कर रही है, एग्जैक्टली वाइब्रेटरी मोशन कर रही है। राइट डाउन द डेफिनेशन लिख लीजिएगा इसकी। ऑसिलेटरी मोशन के बारे में लिखिएगा, ए बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन, टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मोशन about a fixed point in a definite interval of time, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी बोलते हैं। एंड द एम्पलीट्यूड इज लार्जर। वाइब्रेटरी के बारे में लिख दीजिएगा, सेम हमारी वो स्टेटमेंट रहेगी। एक छोटा सा वर्ड इसके अंदर में ऐड कर लीजिएगा, जहां पे मैंने एम्पलीट्यूड का नाम लिखवाया है उसको आप लिख लीजिएगा। जहां वहां लार्ज लिखवाया था यहां पे स्मॉल एम्पलीट्यूड। जैसे यहां पर हमने बात किया कि दो पॉइंट्स हैं और इनके बीच में क्या है, उसका मीन पोजीशन जो फिक्स पॉइंट माना है उसे वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड क्या है, कम है, तो ऐसे मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं हम। और अब थोड़ा सा हम डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ा वो हमारा जो मोशन चैप्टर था वो एक्चुअल में अब स्टार्ट हो गया है। ये आपके कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि वाइब्रेटरी मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, इनकी डेफिनेशंस में आपको कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि रेक्टिलिनियर में केवल एक पॉइंट चलता है, ट्रांसलेटरी में बॉडी के सभी पॉइंट पैरेलली चलते हैं और इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं गिवन इंटरवल में। उसी तरह से सर्कुलर मोशन जो हमने पढ़ा था, सर्कुलर मोशन में क्या करते हैं, पॉइंट मास घूमता हुआ। और जब हम बात करते हैं कौन सी रोटेशनल मोशन की, तो पूरी जो रिजिड बॉडी जो कंसीडर कर रहे हैं वो पूरी मूव कर रही है। लाइक हमने पंखे का एग्जांपल दिया, जो हमारे पास में फैन है उसका मैंने एग्जांपल दिया था आपको। ठीक है, उसी तरह ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी बड़े कंफ्यूजिंग है, तो आप सिंपल ये याद रखना कि पेंडुलम जो होता है, सिंपल पेंडुलम जो होता है वो किस तरह का मोशन करता है, बिल्कुल ऑसिलेटरी मोशन करता है। और जो हमारे पास में वाइब्रेटरी मोशन होगा वो क्या करेगा, जो हमारे पास में कम एम्पलीट्यूड क्रिएट करेगा, यानी कि छोटे डिस्टेंसेस को ट्रेवल करेगा बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट्स। ठीक है, फिक्स पॉइंट से कम एम्पलीट्यूड उसका रहेगा, तो हम बोलेंगे कि वो मोशन उसका वाइब्रेटरी मोशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि हम डायमेंशंस को समझना। ठीक है, डायमेंशन को मतलब है कि हम पूरे जितने भी हमारे पास में चीजें हैं, पूरे यूनिवर्स को हम 3 डायमेंशन में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इनकी बड़ी खूबसूरती होती है कि आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा कि 3 एक्सिस हम मानते हैं, 3 कोऑर्डिनेट मानते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट मानते हैं, एक वाई कोऑर्डिनेट मानते हैं और एक जेड कोऑर्डिनेट मानते हैं। ठीक है, उनकी एक बड़ी खूबसूरती यह है कि वो तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ये मान लो आपने एक्स मान लिया जो आपकी तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ जो जा रहा है उसको y मान लिया, इधर जो निकल रहा है वो z जा रहा है। ठीक है, इनके बीच में किसी को भी आप कंसीडर करो, सभी के बीच में क्या है, 90 डिग्री का एंगल होगा। चाहे मैं ऐसे कंसीडर करूं, चाहे ऐसे कंसीडर करूं, चाहे मैं इसको ऐसे कंसीडर कर दूं, अभी भी इनके बीच में क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट के बारे में। तो कोऑर्डिनेट को समझने पहले हम बात करें कि मान लो ये मेरे पास में एक लाइन मैंने खींच लिया, एक एक्सिस ये चला गया, एक एक्सिस ये चला गया और एक ये मैंने इस डायरेक्शन में निकाल लिया। ये मेरे पास में एक्स एक्सिस मान लेते हैं हम, ये मेरे पास में वाई एक्सिस मान लेते हैं ऊपर की साइड में, और इधर मान लेते हैं हम जेड। देखिए ये मेरे पास में जो बोर्ड में जहां पर लिख रहा हूं ये 2D है, 2 डायमेंशनल है, एक प्लेन है। तो इसमें केवल और केवल मैं क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूं, केवल 2 डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तीसरे को मुझे अज्यूम करना पड़ेगा कि बाहर की साइड में आ रहा है। तो आपको ये नहीं मानना कि नीचे की साइड जा रहा है, नहीं, इसका मतलब है कि ये आपकी तरफ यानी कि बाहर की तरफ में निकल के आ रहा है। जैसे मैं 3D में यहां पर बात करूं, 3 डायमेंशन, क्योंकि यहां पर प्लेन है ये, ठीक है, बोर्ड जो है इसमें 2 डायमेंशनल ही मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 2D ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3D की यहां पर बात नहीं। ठीक है, हम यहां पर केवल 2D की बात करते हैं, 2D को हम यहां पर कंसीडर करेंगे और 2D ही हम यहां पर क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब यहां पर मैं 3D में आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। मान लो ये आपने जो
अगर ये मेरे पास में जो डस्टर रखा हुआ है, इसका आपने ये एक्स एक्सिस मान लिया है, ऊपर की डायरेक्शन में आपने वाई मान लिया है, और जो बाहर की डायरेक्शन में आपकी तरफ में जो निकल रहा होगा ऐसे, इसको क्या मान लोगे आप? जेड एक्सिस मान लोगे। तो ठीक इसी को मैंने यहां पर इस बोर्ड पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। यहां पर ये जेड एक्सिस का मतलब नीचे की साइड नहीं है, इसका मतलब है बाहर की साइड निकलने का। ठीक है, अब बात करें इसके अंदर में क्या क्या मोशंस होते हैं। तो पहला हम कंसीडर करते हैं वन डायमेंशनल मोशन। तीन तरह के मोशन होते हैं, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन। तो वन डायमेंशन से मतलब क्या होता है? देखो, डायमेंशन को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो डी से मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं। 2D का लिखने का मतलब होगा 2 डायमेंशनल, 3D रिप्रेजेंट करने का मतलब होगा 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो 1D का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी है वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, स्ट्रेट लाइन में। जैसे एक बहुत सीधा रोड है, या फिर आप अपने घर से निकले और आपको जाना एक शॉप के ऊपर में जो आपके घर से बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पे, आपने चलना शुरू किया और बिल्कुल 100 मीटर आप सीधे चले गए। तो आपने क्या किया? केवल एक डायमेंशन में ट्रेवल किया, यानी कि एक्स एक्सिस मान लो उसको, तो आप केवल उसी के अंदर में ट्रेवल करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, एक बस चल रही है रोड पे, तो वो क्या कर रही है? केवल एक डायमेंशन को फॉलो करते हुए, सीधा रोड है तो एक डायमेंशन को फॉलो करते हुए जा रही है। ठीक है, तो हम बात करें कि अगर कोई भी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो हम बोलेंगे कि वो किस तरह का मोशन कर रही है? वन डायमेंशन का मोशन कर रही है। अगर मान लो मैं पहले पोजिशन पे चेक करूं, ये मेरे पास में बॉडी यहां पर है, एक बार ए पोजीशन कंसीडर कर लिया, ये मेरे पास में बी पोजीशन कंसीडर कर लिया, ये सी पोजीशन कंसीडर कर लिया। क्या एक्स में चेंज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या वाई में कोई चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या कोई जेड में चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे? बॉडी के पास में किस तरह का मोशन है? ये वन डायमेंशनल मोशन। और वन डायमेंशनल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मोशन के लिए। जब हम बात करेंगे कब? इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में बात करेंगे, अगला जो चैप्टर आएगा इसके अंदर में, जब हम उनके लिए बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है वन डायमेंशन। तो यहां पर आप उसकी डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझ लेना। ठीक है, ठीक है, हम बात करते हैं वन डायमेंशन की। अगर मान लो मैं एक पत्थर है मेरे पास में, एक स्टोन को मैंने क्या किया, और नीचे से क्या हुआ? ऊपर की तरफ में उछाल दिया। क्या होगा? ऊपर जाएगा एक हाइट पे, और फिर क्या करेगा? धीरे 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 नीचे की तरफ में आएगा। क्या ऊपर जाते हुए वो इधर गया या फिर इधर गया? कहीं नहीं गया ना, वो सीधा जैसे ऊपर गया वैसे के वैसे क्या कर रहा है? नीचे की साइड में आ रहा है। यानी कि वो एक स्ट्रेट लाइन को कवर करते हुए वाई एक्सिस में, यानी कि ऊपर की साइड में जा रहा है। क्या हर पॉइंट पे कोई एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है इसकी? आंसर इज नो। अगर चेंज नहीं हो रही है तो हम क्या कहेंगे? बॉडी के पास में, उस पत्थर के पास में किस तरह का मोशन है? वन डायमेंशनल मोशन है। यानी कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? आपके वाई डायरेक्शन में जा रहा है। समझ गए? ठीक, तो हम बात करें कि जब भी हम 1D की बात करेंगे तो हम केवल और केवल एक लाइन की बात करते हैं, एक लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा हम बात करें 2D मोशन की। 2D मोशन को क्या करेंगे? 2D मोशन के अंदर में लेट अस सपोज कि आपने एक पत्थर लिया अपने हाथ में और उसको यहां से जोर से फेंक दिया, तो पत्थर क्या करेगा? यहां से ऐसे ऊपर उठता हुआ जाएगा, ये ऐसे जाएगा और ऐसे जाके किसी पोजीशन पे गिर जाएगा। मान लो आपने एक फुटबॉल था, फुटबॉल को किक मारा आपने, तो फुटबॉल क्या करेगा? यहां से उठेगा और ऐसे जाके और नीचे की साइड में गिरेगा। ऐसे होता है ना, हवा में जाएगा और फिर क्या करेगा? नीचे की साइड में गिर जाता है। तो ये क्या हुआ? देखो, इसके अंदर मैं एक्स की इस पॉइंट को कंसीडर करूं तो एक्स की वैल्यू भी है इसके अंदर में, यानी कि इतनी दूरी पे एक्स है, और वाई की भी दूरी है, यानी कि इतनी ऊंचाई पे है। इस पॉइंट को कंसीडर करूं तो ये क्या? बी पॉइंट पे, यहां पर भी क्या होगा? इसका कुछ एक्स एक्सिस पे भी वैल्यू है, और क्या हो रही है? वाई एक्सिस का भी कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, यानी कि इसके अंदर में दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि बॉडी के अंदर में किस तरह का मोशन है? 2D मोशन है। और 2D मोशन को आप बोल सकते हैं कि एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि जब भी कोई बॉडी 2D का मोशन करती है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? एक प्लेन की जरूरत पड़ती है। यानी कि आपको एक प्लेन चाहिए जिसके अंदर में क्या हो? एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो, कोई भी दो हो सकते हैं एक्सिस, एक्स जेड भी हो सकते हैं, एक्स वाई भी हो सकते हैं, कोई भी आप कंसीडर कर सकते हो उसके अंदर। ठीक है, तो एक्स वाई मैंने यहां कंसीडर कर लिया, बॉल यहां से जाएगी ऐसे इस डायरेक्शन में। तो इसके लिए आप क्या कहोगे कि जब भी बॉडी को 2D मोशन करना है तो किस तरह का उसको चाहिए? एक प्लेन चाहिएगा, यानी कि प्लेन चाहिए। प्लेन का मतलब होता है कोई भी एक्सिस हमारे पास में, दो एक्सिस कंसीडर कर लिए। मेरे सामने क्या हो? ये बोर्ड जो है ये मेरे लिए प्लेन का काम कर रहा है, यानी कि इसके अंदर में एक एक्स एक्सिस भी है और एक वाई एक्सिस भी है। ठीक है, अब बात करें 3D की। 3D मोशन के बारे में जब बात करते हैं तो 3D मोशन को देखो कि मान लो आपने देखा एक चिड़िया थी और चिड़िया ने नीचे से उड़ना शुरू किया और ऐसे गई और बाहर निकल गई। ऐसे फिर से समझाता हूं, एक चिड़िया थी, यहां से उड़ना शुरू किया और ऐसे गई और ऐसे चलेगी। उसको जाना था ऐसे और बाद में क्या कर गया? ऐसे पोजीशन को चेंज कर गया। जैसे प्लेन का कंसीडर करें तो प्लेन को जाना था ऐसे और वो ऐसे चला गया। टेक ऑफ किया उसने ऐसे, बाद में क्या करेगा? घूम के ऐसे की डायरेक्शन में चला गया।
यानी कि उसको जाना था कैसे, ऐसे इस मोशन को लेते हुए, लेकिन क्या करेगा, थोड़ी दूर चलेगा और थोड़ी देर में क्या करेगा, बोर्ड से बाहर की तरफ निकलते हुए जेड एक्सिस को कंसीडर कर लेगा। यानी कि उसमें क्या था, पहले जब उसने शुरू किया तो एक्स एक्सिस भी था, वाई एक्सिस भी चेंज हो रहा है, और बाद में क्या हुआ, उसके अंदर में जेड एक्सिस भी आना शुरू हो गया। यानी कि तीनों एक्सिस में क्या करना शुरू किया, पूरी बॉडी हमारी मूव करनी शुरू हो गई, तीनों एक्सिस उसके, तीनों कोऑर्डिनेट उसके चेंज होने शुरू हो गए। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, 3D मोशन बोलते हैं। तो आप बता सकते हैं कि 3D के अंदर में किस तरह का यूज होगा, बिल्कुल उसके अंदर में हम पूरे स्पेस को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि 3D मोशन के अंदर में क्या यूज होता है, हमारा पूरा स्पेस यूज हो जाता है। यहां तक बात समझ आई? तो ये हमारे कुछ बेसिक्स थे कि किस किस तरह के मोशंस होते हैं, क्या हमारे पास में रेस्ट होता है, क्या मोशन होता है, और किस टाइप पे मोशन होता है, कैसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं ट्रांसलेटरी और सर्कुलेटरी और रोटेशनल, रेक्टिलिनियर, वाइब्रेटरी, इन सब के बारे में हमने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करने की कोशिश की है। ठीक है, रेस्ट और मोशन के बारे में। और फिर मैंने आपको टाइप ऑफ मोशंस के बारे में भी बताया कि 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन क्या होते हैं, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से आपने समझा भी है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर कि देखो, फिजिक्स जितना हम बच्चों के दिमाग में ना एक फोबिया बैठा हुआ है कि फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। जी नहीं, फिजिक्स साइंस का सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट है, बशर्ते आप उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ के साथ में जोड़ने की कोशिश करो। जितना आप उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ के साथ में जोड़ोगे ना, जो आप जी रहे हो जिंदगी, आप चल रहे हो, रुके हुए हो, बैठे हुए हो, हर पॉइंट को आप कंसिडर करो कि कहीं ना कहीं फिजिक्स है मेरे साथ में। छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। आप बिल्कुल अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, 2 केस देता हूं आपको। पहले आप क्या करो कि बिना आगे झुके अपने चेयर से खड़े होके दिखाओ। क्या हुआ, नहीं हो पा रहे भाई। अब मैं कहता हूं कि आप जब जर्नली खड़े होते हैं वैसे खड़े होके दिखाओ। तो आपने क्या किया, अपने शरीर को थोड़ा आगे झुकाया होगा और फिर खड़े हो गए होगे। आखिर दोनों केसेस में क्या चेंज आ गए भाई। तो हम बात करें यहां पर भी हमारी क्या है, फिजिक्स। क्योंकि हम यहां पर हमारी बॉडी के जो सेंटर ऑफ मास है उसको हम अपने पैरों के ऊपर में लेके जा रहे हैं, तब हमें क्या मिल रही है, एक फोर्स मिल रही है अपने आप को खड़े करने की। तो मैं वही आप चीजें आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप जो भी फिजिक्स के कंसेप्ट को पढ़ो उसको अपने रियल लाइफ के साथ में जोड़ने की कोशिश करो। मान लो आप अपनी चेयर पर बैठे हो तो आप अपने आप को अज्यूम करो कि आप रेस्ट में हो या मोशन में हो। फिर आपको दिमाग में आना चाहिए, मुझे तो रेफरेंस पॉइंट ही नहीं पता किसके रिस्पेक्ट में। तो आपको पहले रेफरेंस पॉइंट ढूंढना है कि मैं किसके रिस्पेक्ट में देखो अपने आप को, फैन के रिस्पेक्ट में, या फैन के ब्लेड के रिस्पेक्ट में, या मेरे आसपास में एसी लगा हुआ उसके रिस्पेक्ट में, या कोई लाइट लगी हुई है उसके रिस्पेक्ट में, या बाहर कोई व्हीकल जा रहा है, बस जा रही है, ट्रक जा रहा है, या कुछ भी जा रहा है उसके रिस्पेक्ट में। तो आप फील करोगे फिजिक्स को, और फिजिक्स जब तक आप फील नहीं करोगे ना, आपको हमेशा डर ही लगेगा उससे। और मैं यहां पर हूं, मैं आपको फिजिक्स को फील भी करवाऊंगा और आपको बहुत अच्छे से इसके अंदर में मास्टर बना दूंगा। आपको मेरा जो 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस है उसका पूरा मैं यहां पर अपने आप लोगों को बेनिफिट दूंगा। आप लोगों को चीजें पढ़ाने का पूरा एफर्ट लगाऊंगा मैं। तो आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारी क्या डिस्टेंस होती है, क्या डिस्प्लेसमेंट होती है, और फिर हम धीरे धीरे मूव करते हुए चले जाएंगे किसके अंदर में, वेलोसिटी के अंदर में। देन वी गो टू द एक्सेलेरेशन, फिर हम जाएंगे जो हमारी इक्वेशंस होती हैं उनके ऊपर में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए।